हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज हम अपने एमपी जीके कंप्लीट जीके के कंटिन्यूस लेक्चर 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम लेक्चर 6 की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अभी तक हमारे जो लेक्चर हुए हैं वह 1 से लेकर 5 तक, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5। हम उसका एक ओवरव्यू लेकर आए हैं, जिसमें हम सारे लेक्चर का एक जस्ट समराइज़ करेंगे, इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ लेक्चर 1 to 5। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस सीरीज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी तरीके से हम इसको प्रिपरेशन करेंगे, अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। तो क्या होता है कि हमारा भी एक मोटिवेशन होता है, हमको एक काम करने का एक अलग से अंदर से एक क्यूरियोसिटी बढ़ती है। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 5, जो लेक्चर 6 जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 का एक समराइज़ और ओवरव्यू है, जिसमें हम काफ़ी थोड़ा तेज़ चलेंगे। जो हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन एमपी का, जो इंट्रोडक्शन जो हम जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारी जो लेक्चर चीज़ चल रही है, इसमें किस प्रकार से कैसे पूरा एमपी जीके कवर करने वाले हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर कर लिया है। हिस्ट्री पार्ट हमारा जो ज्योग्राफिक पार्ट एंड हो जाएगा, इसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ाएंगे, पॉलिटिकल स्टेट्स पढ़ाएंगे, जुडिशियल पढ़ाएंगे, कल्चर एंड आर्थिक स्थिति हम लेक्चर लेकर आएंगे। जब 1 by 1 स्टार्ट होंगे, पहले ज्योग्राफी चलेगा, देन हिस्ट्री, then administrative, political, judicially, culture, economic, and after this whatever the current affairs is, that time we will cover all the current affairs lecture in that video। तो हमने देखा था, सबसे पहले देखा था हमने कि मध्य प्रदेश को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया था। जब मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के उपनाम में हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, नदियों का मायका, टाइगर स्टेट। हमारा मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को स्टेब्लिश्ड हुआ था, और इसके बाद में 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ पार्ट अलग हुआ था, जो कि उसका अभी जो एरिया है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। हम बात करें लैंड ड्रॉफ्ट। जब हमने बताया था कि ऑलरेडी हमने आपको वीडियो में बताया था, लेक्चर में बताया था कि लैंड ड्रॉफ्ट किसको होते हैं। लैंड ड्रॉफ्ट उसको बोलते हैं जिसकी कोई भी सीमा समुद्री सतह से नहीं टच करती है, उसको लैंड लॉक्ड कहते हैं। इसमें 5 थे: हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना। फिर हमने बताया था कि एमपी में कितने स्टेट हैं, कुल 10 स्टेट हैं, जिसमें चंबल, रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर एंड उज्जैन। उसकी एक छोटी सी ट्रिक हमने बताई थी, जो छोटी सी हमने उसकी ट्रिक बताई थी आपको, एमपी संभाग याद करने की। गौरी की सास और भौजाई नाच रही हैं, है ना। तो इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कितने संभाग है: ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, सागर, शहडोल, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, नर्मदापुरम। ठीक है, ये हमारे कुल डिस्ट्रिक्ट हैं। हमने यहाँ पे 53 दिए हैं, लेकिन अभी 55 हो गए हैं, जबकि एक मऊगंज अलग हो गया था, बाकी 2 जिले और इंक्रीज हो गए हैं। टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट हैं अभी। अब मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन जैसे हम जल्दी से कवर करेंगे। प्रायद्वीपीय पत्थर एवं भूगर्भिक इतिहास के आधार पर गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इस पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लूटो एंड गोंडवाना लैंड ऑन जियोग्राफिक हिस्ट्री। करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी एक साथ जुड़ी हुई थी। मिलियन ऑफ ईयर्स एगो द अर्थ वाज कनेक्टेड टुगेदर। इसे पेंजिया कहा जाता है। इसका ग्रीक में अर्थ संपूर्ण पृथ्वी होता है। इट इज कॉल्ड पेंजिया विच इज ग्रीक मीन्स द टायर अर्थ। ये हमने जैसे एक मैप में दिखाया है आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बात करें कि एमपी के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, बताते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एमपी के उत्तर में मुरैना पड़ता है, एमपी के पश्चिम में सिंगरौली, दक्षिण में भानपुर और पश्चिम में
अलीराजपुर। ये एमपी के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का जस्ट एक लोकेशन यहाँ पे दिखाया गया है। 26 डिग्री 30 मिनट्स, 82 डिग्री 48 मिनट्स, 21 डिग्री 6 मिनट्स, 74 डिग्री 9 मिनट्स। यहाँ पे जो एक मैंने एक दिखाया गया है सीरीज़ में यहाँ पे कि एमपी का जो उत्तर नॉर्थ पास्ट है, उत्तर मुरैना जिला है, पश्चिम में सिंगरौली है, पूर्व में सिंगरौली है, दक्षिण में बुरहानपुर है और पश्चिम में अलीराजपुर है। ये हमने एक्सप्लेन किया था इसको। जस्ट एक मिनट थोड़ा छोटा कर लें ताकि आपको पूरा दिखेगा। वो जस्ट 1 मिनट, कहाँ चले गए ये वाला पार्ट, ये इसको, ये जो इसे बताया था हमने, पूर्व से पश्चिम टोटल 70 किलोमीटर है सीमा, और उत्तर से दक्षिण हमारी 605 किलोमीटर है। ये याद रखेंगे हम। जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें इसकी ट्रिक थी रउआ राशि भवरासा जब दम कटनी उमरासा। ये कौन कौन से हैं इस डिस्ट्रिक्ट में आपको बता दूं। इसमें रतलाम है, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, बगरसिया एंड शहडोल। ये 14 जिलों से जनरली कर्क रेखा पास करती है। और ये हमने बताया था आपको, जब एमपी के 14 डिस्ट्रिक्ट से तो कर्क रेखा निकलती है, लेकिन कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैंने लेकर आया हूँ आपके लिए। आप देख लीजिए, कहीं भी आपको कंटेंट नहीं मिलेगा जो कि मैंने आपको लेकर आया हूँ। इसके बाद में कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। वहीं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु। अब मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु की बात करेंगे तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल, अविभाज्य भारत का केंद्र बिंदु करौली कटनी, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर। हम मध्य प्रदेश की राजधानियों की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या कौन कौन सी, किस नाम से मध्य प्रदेश की राजधानी बोलते हैं। प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, संस्कार राजधानी जबलपुर, आर्थिक व खेल राजधानी इंदौर, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, ग्रीष्मकाल राजधानी पचमढ़ी एंड संगीत राजधानी मैहर। एक बार इंग्लिश में देखेंगे इसको। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भोपाल, संस्कार कैपिटल जबलपुर, इकोनॉमिक एंड स्पोर्ट कैपिटल इंदौर, एनर्जी कैपिटल सिंगरौली, समर कैपिटल पचमढ़ी एंड म्यूजिक कैपिटल मैहर। ये सब दिखाया गया कि एमपी में किस प्रकार के कितने गांव हैं, कितने संभाग हैं। जब एक दिखाया गया टोटल 10 संभाग हैं, ये 53 जिले दिखे, जबकि अभी 55 हो चुके हैं। तहसील 420 है, विकास खंड 313 है, ग्राम 54,903। नगर निगम की बात करें, नगर निगम 16 है, जिला पंचायत 55 हो गई है, नगर पालिका 98 है, नगर पंचायत 294 है, जनपद पंचायत 313 है और ग्राम पंचायत 23,012। अब यहाँ पे हमने दिखाया गया कि मध्य प्रदेश की जनगणना के 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या थी 7,26,26,809। SC/ST की बात करें तो 15.61% SC थे। ST की बात करें 21.08% ST कैटेगरी थे, अनुसूचित जनजाति थे। पुरुष 1,04,62,918, स्त्री 96,06,427। ग्रामीण की बात करें, पुरुषों की संख्या थी 2,71,49,388। स्त्री की बात करें तो 2,54,08,016। अब सीटों की बात करें, मध्य प्रदेश में सीटें कितनी थी। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, विधानसभा में 230 सीटें हैं। लोकसभा में SC/ST के लिए रिजर्व सीटें हैं, SC के लिए 29 हैं, SC के लिए 4 हैं, ST के लिए 6, टोटल SC/ST के द्वारा 10 हो गई। इसी प्रकार विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में SC के लिए 35 सीट्स हैं, ST के लिए 47 है, टोटल 82।
अब राजकीय चिन्ह की बात करेंगे। राजकीय चिन्ह की बात करेंगे, राजकीय चिन्ह का है, राजकीय चिन्ह के अंदर क्या क्या सिंबल हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। राजकीय चिन्ह में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, नीचे की ओर लिखा हुआ है। बट वृक्ष उसमें है, अशोक स्तंभ उसमें है, 24 स्फूर्तनुमा आकृति उसमें है और व्रत में गेहूं और धान की बालियां हैं। मध्य प्रदेश का गान, मध्य प्रदेश का गान है सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। इसके लेखक महेश श्रीवास्तव हैं, इसके लेखक महेश श्रीवास्तव हैं। घोषित 26 जुलाई 2011 को किया था। संगीत का आदेश श्रीवास्तव, सुनील झा और इसको गाया शांतनु मुखर्जी ने। राजकीय पुष्प की बात करेंगे। राजकीय पुष्प लिली है, राजकीय पुष्प लिली है जिसका साइंटिफिक नेम है इसका लिलियम कैंडिबियम। राजकीय खेल की बात करेंगे। राजकीय खेल है मलखम। राजकीय खेल की बात करें, राजकीय खेल है मलखम। हम जो बात कर रहे थे मलखम की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय खेल है मलखम। देखो कितना शानदार तरीके से ये स्पोर्ट्स खेला जाता है मलखम। इसमें प्रयुक्त खम्भ को मलखम भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के राज्य खेल 2013 में राज्य खेल घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश मलखम अकादमी उज्जैन में स्थित है। खेल पुरस्कार में शामिल किया गया, प्रभात जोशी खेल पुरस्कार को शामिल किया गया है। राज्य की मछली महाशीर, इसका साइंटिफिक नेम टोरपिटिटोरा है। ये नर्मदा नदी में पाई जाती है। पहले नर्मदा नदी की इनकी संख्या 28 से 30% थी, जब घटकर सिर्फ 4% रह गई हैं। वड़वा में महाशय प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। बात करें राजकीय पशु बारहसिंगा। वैज्ञानिक नाम रुस्वस डोसेली है। बारहसिंगा को दलदल का मृग कहा जाता है। बेड़ी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश के कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। राजकीय पक्षी की बात करेंगे, दूधराज शाह बुलबुल, वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। दूधराज में नर व मादा के रंग अलग अलग होता है। इसमें नर का रंग सफ़ेद तथा मादा का रंग काला रंग होता है। भारतीय डाकतार विभाग ने दूधराज के जोड़े को एक टिकट भी जारी किया है। दूधराज को राष्ट्रीय पक्षी नवंबर 1981 में बनाया गया। उस समय देश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। राजकीय नाट्य की बात करेंगे तो माच मालवा क्षेत्र का है। माच मालवा का प्रमुख लोक नाट्य रूप है। माच सर्वप्रथम उज्जैन में किया गया। माच के प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा हैं। ये मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। राजकीय नृत्य की बात करेंगे, राई है। राजकीय नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। मृदंग में इसको साथ डांस किया जाता है और गाया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार ज्ञानेश्वरी कटनी जिला के हैं। ये बुंदेलखंडी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राजकीय फसल की बात करेंगे, राजकीय फसल है सोयाबीन, जिसका साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स है। इसकी अलग अलग प्रजाति हैं, जिसमें समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, ये प्रमुख रूप से मालवा क्षेत्र में उत्पादित होती है। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो बरगद वृक्ष, इसका साइंटिफिक नेम फाइकस वैनगेरेसिस है। इसको 1981 में राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर में बड़गोड़ा में बनाया जाएगा। राजकीय नदी मान नर्मदा, टोटल लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के शहडोल, मंडला, जौनपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा तथा खरगोन जिले से होकर बहती है। राजकीय फल की बात करें, राजकीय फल आम है, जिसका साइंटिफिक नाम मैंगोफेरी इंडिका है। आम की प्रमुख प्रजातियां हैं नूरजहाँ, सुंदरजहाँ। मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र जीरवा में स्थित है। विश्व में सबसे महंगी बिकने वाली आम की प्रजाति टाइनो टेमेंगो जौनपुर में प्रारंभ किया गया। अब मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे मध्य प्रदेश से 5 सीमाएं टच करती हैं। सबसे ज़्यादा टच करती है उत्तर प्रदेश की, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। सबसे कम टच करने वाला क्षेत्र गुजरात है। मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति और स्वतंत्रता के बाद में मध्य प्रदेश की स्थिति की हमने बात की थी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हिमालय एवं विंध्याचल के बीच का हिस्सा प्रयागराज के पश्चिम में है। मनुस्मृति लेखक आचार्य मनु ने कहा था। मध्य प्रदेश मौर्य समाज का हिस्सा था। इस क्षेत्र में सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। मध्य प्रदेश 1957 में राज्य के रूप में सामने आया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले मध्य प्रदेश इस प्रकार था: ग्वालियर, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, पूर्वी प्रहार, सेंट्रल प्रोविजंस,
बरार पूर्वी रियासत, ये दिखाया गया है कि यहाँ पे 4 श्रेणियों में डिवाइड किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित राज्य, जैसी रियासतें जो ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं थी, 61 बड़ी रियासतें, केंद्रीय शासित जैसे छोटे छोटे प्रदेश। अब जो उस समय 4 पार्टों में डिवाइड किया था। पहला पार्ट का नाम था सेंट्रल प्रोविंस इन बरार, भाग 2 मध्य भारत प्रधान, भाग सी विंध्य प्रदेश और भाग 3 भोपाल। ये मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता के पहले की बात करें तो पार्ट ए यहाँ था, पार्ट बी इस एरिया को बोला था, पार्ट सी इसको कहा गया था। भोपाल सबसे अलग था जो पार्ट सी के अंतर्गत था। अब बात करके मध्य प्रदेश कैसे कैसे उसका नाम पड़ा, किस प्रकार से कौन कौन सी कमेटी बनाई गई, कैसे उसका उद्घाटन किया। ब्रिटिश काल में उन्होंने कब्जा किया, इसको महाकौशल बोला था। महाकौशल से उसका सागर नर्मदा टेरिटरी आया, नागपुर भोसले ने कंप्लीट करी 1903 में। कुछ जिले थे बरार के शामिल किए। छत्तीसगढ़ निज़ाम की राजधानी थी, नागपुर थी उस समय। सेंट्रल प्रोविंस में बरार का नाम दिया गया था। कुछ 3 कमेटी आई थी, इसमें जेबीपी कमेटी की बात करते हैं, जिसका जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पंडित सुता रमैया। इसका गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू 28 मई 1948 में गठन किया गया था। उसमें 25 रियासतों को मिलाकर 22 अप्रैल 1948 को निर्माण किया। उसमें 2 स्टेट थे, उसमें 2 राजा उस समय बहुत फेमस थे। सबसे पहले एक जीवाजीराव सिंधिया और इंदौर की तरफ यशवंत राय इंदौर। तो इन दोनों का अनुभव से मनमुटाव था। इन दोनों को खुश करने के लिए 6 महीने राजधानी ग्वालियर को बना दी गई और 6 महीने राजधानी इंदौर को बना दी गई। 2 क्षेत्र थे उसमें, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड में समझौता हुआ। 1948 में समझौता हुआ। अब किस प्रकार कैसे भोपाल में राज बला, सबसे पहले नवाब हमीदुल्ला खान थे। उन्होंने घोषणा की स्वतंत्र रियासत की बात करी कि हम कहीं शामिल नहीं होंगे, स्वतंत्र रियासत रहेंगी हमारी। लेकिन बाद में जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह विलय के पक्ष में हुआ। 1949 को विलय हुआ। उसकी पहली महिला शासक थी कुसुदीवा बेगम और गौहर बेगम के नाम से भी इसको जाना जाता है। पहले बेस आधार भाषा के हिसाब से लोगों ने लगा नहीं, भाषा के हिसाब से इसको सेपरेट करना चाहिए। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, लैंग्वेज के हिसाब से करना चाहिए। कुछ लोगों ने बोला इसे जाति के हिसाब से बनाना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक जेबीपी एक कमेटी बनाई गई 1948 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया में। समर्थन यह है कि भाषा के आधार पर राज्य की मांग को खारिज कर दिया गया। फिर 1948 में एक जेबीपी की रिपोर्ट आई जिसमें आंदोलन हुआ, अमरण अनशन हुआ। कांग्रेस के एक नेता है पट्टाभी सीतारामल्लू, जिसने आंदोलन किया। उनके अनशन के 56 दिन के मृत्यु भी हो गई। अनशन के दौरान मृत्यु के पश्चात अनशन को और बढ़ाया गया, जिसमें मजबूर होकर भारत सरकार ने इसको भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश से अलग करके अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा प्रदेश का गठन किया। फजल अली की रिपोर्ट की बात करते हैं। इसमें फजल अली के अध्यक्ष बनने के बाद उनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया। इसमें से कुछ जिलों को महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया। मंदसौर जिले के भानपुर तहसील को सुनील टप्पा को छोड़कर शेष भाग मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। राजस्थान में कोटा जिले की सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला दी गई। अब तक मध्य प्रदेश में कुल 43 डिस्ट्रिक्ट थे। 1 नवंबर 1956 को हुआ। संभाग 8 थे, 43 डिस्ट्रिक्ट थे। पूर्व से पश्चिम 996 किलोमीटर था, उत्तर दक्षिण 1127 किलोमीटर था। और अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। 43 डिस्ट्रिक्ट थे। इसका 2 नए जिलों का गठन हुआ 26 नवंबर 1972 को। टोटल 45 डिस्ट्रिक्ट हो गए। इसका सिफारिश की गई। इसमें के बाद में 10 जिलों का गठन किया 25 मई 1998 को। 10 जिले, तो टोटल 55 जिले हो गए। इसके बाद में सीधे समिति की कमेटी आई थी जून 1998 को। 6 नए जिलों बनाए गए। तो टोटल कितने हो गए? 12 संभाग और 61 जिले। अब 25 जुलाई 2000 को श्री कैलाश आडवाणी ने लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें छत्तीसगढ़ अलग करने की बात की इन्होंने। 31 जुलाई 2000 को विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया। 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से विधेयक पास हो गया।
25 अगस्त 2000 तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने मध्य प्रदेश के राज्य पुनर्गठन अधिनियम को अनुमोदित किया और 1 नवंबर 2000 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई। उसमें मध्य प्रदेश के कुल जिले 61 थे, जिसमें 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, तो 45 जिले शेष रह गए। उसके बाद 2003 में 3 नए जिलों का गठन हुआ, बुरहानपुर, अनूपपुर, अशोकनगर। 2008 में 2 नए जिले बनाए गए, राजपुर, सिंगरौली। फिर 2013 में 1 नई जिला आगर मालवा, टोटल 51 हो गए। फिर 1 अक्टूबर 2018 को 52 जिला टीकमगढ़ से हटाकर निवाड़ी बनाया गया। अन्य प्रस्तावित जिले हैं नागदा, चचोड़ा, मेहर, बागली। 4 फरवरी 2030 को रीवा से अलग होकर मऊगंज बना दिया गया। अब 2 नए जिले और आ गए, टोटल 55 हो गए हैं। एक निवाड़ी जिले की बात करें, निवाड़ी जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा? निवाड़ी है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी निवाड़ी है। तहसीलों की संख्या की दृष्टि के हिसाब से भी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। बुंदेलखंड के अंतर्गत निवाड़ी जिले में प्रसिद्ध पर्यटन और ऐतिहासिक नगरों में ओरछा का विशेष महत्व है, जो मध्य प्रदेश का अयोध्या कहलाता है। निवाड़ी जिले के पहले कलेक्टर थे अक्षय कुमार सिंह। हम पठार की बात करें, किस प्रकार पठारों का निर्माण हुआ। आखिरी रंग की चट्टानें थी, आर्य समूह, तैतीसेल, पुराना संघ, केतीसेल, दक्कन, गोडावना और धारवाड़ की उनकी चट्टानें। आर्किन क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। सबसे प्राचीन और प्राथमिक आग्नेय चट्टानें हैं। आर्किन युग की चट्टानों में सबसे कठोर चट्टानें माना जाता है। इस युग की चट्टानों के जीवाश्म नहीं पाए जाते। सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसको फास्ट लेंगे हम। बात करेंगे, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कैसे हुआ। तो मध्य उत्तर प्रदेश, सतपुड़ा, मैकाल, सड़ी और पूर्वी पठार 3 भागों में बांटा गया, जिसके अंदर मध्य उत्तर प्रदेश के अंदर आता है मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोनगांठी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की बात करें, इसमें आता है राजपीपला, सतपुड़ा श्रेणी, मैकाल श्रेणी एंड बुंदेलखंड। ये जैसे एक मैप के थ्रू दर्शाया गया है किस प्रकार से इसका विभाजन हुआ, सीमाएं कहाँ तक हैं। मध्य भारत के पठार की बात करें, सबसे मध्य भारत उत्तर तथा पश्चिम में स्थित है। चट्टानें हड़प्पा बिंद की ट्रैप, क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर। जिला है शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, नीच, गुना, पश्चिमी भाग। वर्षा 75 सेंटीमीटर से सबसे कम वर्षा भिंड में होती है। मध्य भारत की प्रमुख फसलें हैं सरसों, गेहूं, ज्वार, कपास आदि। खनिज चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, इमरती पत्थर। उद्योग की बात करेंगे तो भिंड, मालनपुर उद्योग केंद्र, सूती कपड़ा उद्योग, डबरा, ग्वालियर, कैलारुस, मुरैना खीर की लकड़ी तथा कत्था बनाने का उपयोग किया जाता है। मुख्य जनजाति सहरिया जनजाति संग्रह सायापुर में है। बुंदेलखंड के पठार। अब बुंदेलखंड के पठार की इसकी स्थिति क्या है। मध्य उत्तरी भाग में नीच चट्टानों की अपरी सतह। इसका क्षेत्रफल है 23,733 वर्ग किलोमीटर। जिले हैं दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी एवं शिवपुरी। ग्वालियर एवं भिंड की कुछ तहसील तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। जलवायु महाद्वीप प्रकार की है। औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। मिट्टी मिश्रित काली लाल है। नदियां बेतवा, केन, धसान, सिंध है। फसलें ज्वार, गेहूं, तिल, अलसी। खनिज ग्रेनाइट एंड रॉक फॉस्फेट। मालवा के पठार की बात करें तो मालवा के पठार की स्थिति क्या है। उत्तर मध्य भारत में स्थित है। कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। निर्माण ज्वालामुखी द्वारा उद्धर से निकले लावा इसका निर्माण हुआ है। क्षेत्रफल है 28,222 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का 28% है। वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर है। विस्तार कहाँ तक है इसका। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास, धार, झाबुआ, अशोकनगर, शाजापुर, आगर मालवा, विदिशा, गुना, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, मंदसौर आदि। मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है। जलवायु सम जलवायु क्षेत्र है। फहान ने मालवा की जलवायु को विश्व की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ कहा था। हम बात करेंगे अब रीवा पन्ना के पठार। रीवा का पन्ना पठार मध्य प्रदेश का 10.37% है। रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर। खनिज हीरा, पन्ना, चूना पत्थर सतना में है। नदियाँ टोंस, केन, बिहड़ आदि। वर्षा 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर होती है। जलवायु महाद्वीपीय है। मिट्टी बलुआ, दमोह मिट्टी है। फसलें गेहूं, ज्वार आदि। और पर्यटन मेहर, शारदा माँ मंदिर।
मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात है और ऊंचाई 142 मीटर है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्रफल है कुल 86,000 वर्ग किलोमीटर। जिला मंडला, कटनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खंडवा, खरगोन, देवास, सीहोर, रायसेन, बड़वानी, सीधी, सिंगरौली जिले का भी भाग आता है। जलवायु मानसूनी प्रकार की, जिनमें गर्मी में अधिक गर्मी तथा ठंड में साधारण ठंड पड़ती है। वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। मिट्टी इस पठार में घेरी काली मिट्टी पाई जाती है। नदियां नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के नदियों में नर्मदा सोन तथा तापबधूत भी शामिल है। फसल कृषि के दृष्टि से संपन्न क्षेत्र में, जिसमें गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से होता है, साथ ही चावल, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, अन्य फसलें हैं। वनस्पति उष्णकटिबंध मानसूनी वन जैसे सागौन, तेंदुआ, सवाई घास, सलाई शामिल है। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत, मध्य प्रदेश प्रमुख पर्वत की बात करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश के प्रमुख दो रूप पर्वत श्रेणियां स्थित है। इन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा भ्रंश घाटी है। इस क्षेत्र में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, जिसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। अब दो पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है इसमें? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। प्रमुख पर्वत कौन कौन से दिखाए गए यहाँ पे? भांडेर का पर्वत, सद्भावना शिखर, कैमूर की पहाड़ियाँ, मैकाल पर्वत, धूपगढ़ चोटी, सतपुड़ा पर्वत और राजपीपला की पहाड़ियाँ। अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी 3 है, विंध्याचल, भांडेर एंड कैमूर। अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो विंध्याचल पर्वत भ्रांस पर्वत कगार भूमि का उदाहरण है। ये नर्मदा नदी के उत्तर में और उसके समांतर स्थित है। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, सासाराम तक है। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन श्रेणी होने के साथ ही विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ 2 है, भांडेर एंड कैमूर। भांडेर में आता है आपका सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर। भांडेर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सद्भावना गुडविल 752 मीटर है। कैमूर में सतना, चित्रकूट पर्वत, त्रिकुटा पर्वत, मेहर माँ शारदा मंदिर। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत में आता है राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी एंड मैकाल श्रेणी। अब बात करें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा की दरार घाटी एवं दक्षिण में ताप्ती नदी की दरार स्थित है। इसके सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ की लंबाई 1350 मीटर है। ये पचमढ़ी के महादेव पहाड़ियों से स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अब 3 यहाँ पे बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पर्वत पहाड़ी व मध्य सतपुड़ा श्रेणी, मैकाल पर्वत। राजपीपला पहाड़ी के अंदर आता है चूलागिरी पहाड़ी, अस्सीगढ़ पहाड़ी, बीजागढ़ पहाड़ी, बड़वानी पहाड़ी, अखानी हिल्स। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, मीटर है 1350 मीटर। अमरकंटक की पहाड़ी, अचनाक कमार ओएमपी का 1/3% और सीजी का 2/3 भाग है। हम बात करेंगे चोटी की। अब मध्य प्रदेश में कितनी चोटियाँ हैं, उनकी हाइट कितनी है और स्थिति क्या क्या है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। जोरगढ़ की चोटी 1326 मीटर है, होशंगाबाद में है। सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर है, भंडेर श्रेणी में आती है। अमरकंटक की पहाड़ी 124 मीटर है, मैकाल श्रेणी में आती है। सिंगार चोटी की बात करेंगे 881 मीटर, विंध्याचल पर्वतमाला मालवा इंदौर। जनपाव पहाड़ी 854 मीटर, विंध्याचल पर्वतमाला मालवा इंदौर। धार की पहाड़ी 828 मीटर, विंध्याचल पर्वतमाला धार। थाजरी चोटी 810 मीटर, विंध्याचल पर्वतमाला मालवा। और गुडविल चोटी 752 मीटर, विंध्याचल पर्वत दमोह। अभी हमने आपको एक क्या है बच्चे, हम आपको बताएं फ्रेंड्स, हमने इसको स्लाइड के थ्रू पढ़ा रहे हैं। इससे ये होगा कि हम जब इसको नोट्स बनाते हैं, जब हम कंटेंट बनाते हैं, तो सारे बुक्स का रेफरेंस लेके हम एक जगह उसको लिख देते हैं। यदि हम इसको बिना स्लाइड के पढ़ाए और बोर्ड पे पढ़ाएं तो क्या हुआ, कभी कभी कोई कंटेंट स्किप होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, जिससे कि इंपॉर्टेंट कंटेंट यदि रह गया तो फिर वो रिकॉल नहीं होता। इसलिए हम इसको पहले इसको स्लाइड तैयार कर देते हैं, ताकि कोई भी कंटेंट मिस ना हो, कोई भी जानकारी मिस ना हो, ताकि वो जानकारी और एक साथ रहे। जो जानकारी जिस स्लाइड के लिए इंपॉर्टेंट है वो जानकारी वहाँ आपको मिल जाए, तो जिससे आपको एग्ज़ाम में और रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प होगी। बुलेट पॉइंट भी इसके थ्रू हम पढ़ा रहे हैं, ताकि बुलेट पॉइंट ही इंपॉर्टेंट
एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अभी तक जो हमने जो अभी क्लास ली है हमने आज, जो हमने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 का पूरा एक समराइज़ किया है। थोड़ा हमने फास्ट चले थे क्योंकि हम पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 में हमने काफ़ी स्लोली डिस्क्राइब किया था, काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया था। जैसे एक समरी पार्ट हम लेकर आए थे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इससे और थोड़ा सा आपका अपडेशन भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का लेक्चर हम जल्दी लेकर आएंगे, उससे हम ज्योग्राफी के अंदर आगे के पार्ट की हम बात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।